students, now today start part number 3 इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। घर से बाहर निकले बिना मास्क के नहीं निकले, मास्क का प्रयोग करें, अकेले के समय जेब में रख लें, ठीक है। तो सबसे बड़ी सुरक्षा मास्क का प्रयोग करें। चलो बेटा आगे चलते हैं। तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पार्ट 3, इससे प्रीवियस क्लास में आपने देखा था कि हमने क्या पढ़ा था, आपके पास कंडक्टेंस स्टार्ट किया था, कंडक्टेंस, ठीक है। और वो कंडक्टेंस में क्या था बेटा, कंडक्टेंस में आपके पास सबसे पहले आपने पढ़ा था रेसिस्टेंस, नेक्स्ट उसके बाद पढ़ा था कंडक्टेंस, उसके बाद पढ़ा था रो, रो इक्वल्स टू क्या होता है आपका, राल होता है। नेक्स्ट उसके बाद पढ़ा था आपने के सीला, नेक्स्ट उसके बाद पढ़ा था आपने सेल कांस्टेंट, मींस के अपॉन सी और एल बाई ए, ये पढ़ा था आपने सेल कांस्टेंट। अब उसके आगे चलते हैं। आयनिक कंडक्टेंस लैम्डा बराबर के वी है, अगला सुनना, लैम्डा बराबर के इंटू वी। लैम्डा हो गया आयनिक कंडक्टेंस, के हो गया कप्पा और वी हो गया डाइल्यूशन। एक बात और, जो डाइल्यूशन होता है वो होता है 1000 अपॉन सी, ये भी आप ध्यान रखना हमेशा कि वॉल्यूम जो होता है वो कंसंट्रेशन का, या डाइल्यूशन जो होता है वो कंसंट्रेशन का क्या होगा आपके पास, रेसिप्रोकल होगा, उल्टा होगा। बट इसको अगर आप ml में लेते हो तो यहाँ पर 1000 होगा और लीटर में लेते हो तो 1 होगा। अब नेक्स्ट, ये जो आपके पास लैम्डा है, ये लैम्डा दो तरह की कंडक्टेंस को शो करता है। एक लैम्डा होगा आपके पास मोलर कंडक्टिविटी लैम्डा m, इसको आप बोलते हो मोलर कंडक्टिविटी, मोलर कंडक्टिविटी। और दूसरा जो होगा भाई वो होगा लैम्डा u या eq, उसको बोलते हैं हम इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी। एक होता है आपका इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी, मींस लैम्डा बराबर k है और v इक्वल्स टू क्या है, 1000 अपॉन c है, तो यहां मोलरिटी के कारण आता है तो m लग जाएगा। यहां पर क्या लगा सकते हो आप, m। और इधर क्या होगा आपके पास, यहां होगा लैम्डा इंटू 1000 अपॉन c, और यहां c होता है कौन सा आपका, नॉर्मलिटी वाला c होता है। यहां मोलरिटी वाला होता है और यहां कौन सा होता है, नॉर्मलिटी वाला होता है। नेक्स्ट अगली बात करते हैं, तो सुनिएगा, यहां से अगली बात अपन करें तो इसका डेफिनेशन क्या बन सकता है, मोलर कंडक्टिविटी क्या होगा, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी क्या होगा, ठीक है। तो यहां सॉरी ये यहां पर कप्पा होगा, सॉरी लैम्डा बराबर कप्पा इनटू 1000 अपॉन m और लैम्डा इक्वल्स टू कप्पा इनटू 1000 अपॉन m। तो ये आपने एक सेल ले लिया, सेल में यहां पर आपने इलेक्ट्रोड्स डाल दिए, इलेक्ट्रोड में आपने 1000 ml मतलब 1 लीटर ले लिया बेटा, यहां ले लिया 1 लीटर, और ये एक दूसरे से 1 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पर पड़े हुए, इनका आपके पास क्रॉस सेक्शन एरिया 1 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसमें आपने 1 मोल सॉल्यूशन या इलेक्ट्रोलाइट डाल दिया, 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट को चिपका दिया। तो देखो 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट को 1 लीटर सॉल्यूशन में डिसॉल्व किया, डिसॉल्व करने के बाद वहां पर 1 सेंटीमीटर की डिस्टेंस में 2 इलेक्ट्रोड जिनका क्रॉस सेक्शन एरिया 1 सेंटीमीटर स्क्वायर है, इनके बीच में जो कप्पा उत्पन्न होती है वही कप्पा क्या आपकी मोलर कंडक्टिविटी। और यहां आपको कुछ चेंज नहीं करना, लीटर का लीटर, सेंटीमीटर सेंटीमीटर स्क्वायर, मोल की जगह आपको कनेक्ट करना है 1 ग्राम इक्विवेलेंट, ड्यू टू 1 ग्राम इक्विवेलेंट बस। तो यहां से जो आपका डेफिनेशन बनने वाला है वो डेफिनेशन क्या होगा, यहां से एक बार इसको बंद कर देते नेट को। तो देखो यहां से जो अपना डेफिनेशन बनने वाला है वो क्या होगा, यहां से, तो यहां से डेफिनेशन बनेगा आपके पास ड्यू टू 1 मोल, ड्यू टू 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, या आप यूं कह दीजिए 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट dissolve in 1 liter, dissolve in 1 liter solution, 1 liter solution, then developed kappa या conductivity, kappa means developed conductivity between two electrode, which are situated
which are situated at 1 centimeter length, 1 centimeter length, and their cross section area are 1 centimeter square is मोलर कंडक्टिविटी। सीधा सीधा बोल दो, 1 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पर रखें, 1 सेंटीमीटर स्क्वायर क्रॉस सेक्शन एरियाज, इलेक्ट्रोडों के बीच में जो कप्पा आपके पास डेवलप्ड होती है उसी कप्पा को आप क्या बोलते हैं, मोलर कंडक्टिविटी। कब है, जब आपका सॉल्यूशन 1 मोलर है, मींस 1 लीटर में 1 मोल को डिसॉल्व किया गया। अगला इसका यूनिट बोलो बेटा, क्या होगा, लेमडा एम बराबर कप्पा का यूनिट क्या होगा, ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स, थाउजेंड का यूनिट नहीं। मोलरिटी का यूनिट क्या होगा, मोल पर लीटर। चलो लीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करो तो देखो लीटर इक्वल्स टू होता है आपके पास सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। तो लेमडा एम इक्वल्स टू हो गया आपके पास, बोलो क्या, ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स लीटर का सेंटीमीटर क्यूब और बन गया मोल इनवर्स। सेंटीमीटर से सेंटीमीटर का स्क्वायर बच गया, तो यूनिट हो गया आपका लेमडा एम बराबर ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर और मोल इनवर्स। और यहां पर आप मोल इनवर्स की जगह सॉरी ओम इनवर्स की जगह कह सकते हो सीमेन मीटर स्क्वायर मोल इनवर्स, ठीक है। बिकॉज सीमेन एसआई में यूनिट है और एसआई में सेंटीमीटर को काय में शो करोगे आप, मीटर में। चलो इक्विवेलेंट कंडक्टेंस की डेफिनेशन बताओ बेटा। तो क्या होगा, यहां से व्हेन 1 ग्राम इक्विवेलेंट electrolyte dissolve in 1 liter solution, then developed conductivity between two electrode of cell which are situated at 1 centimeter apart or cross section area is 1 centimeter square, ठीक है। किसी भी इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में 1 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पर पड़े 2 इलेक्ट्रोडों में 1 लीटर में 1 मोल डाला, ठीक है, तब तो बनेगी लेमडा, और 1 लीटर में 1 इक्विवेलेंट डाला ग्राम इक्विवेलेंट, तो क्या बन जाएगा, इक्विवेलेंट कंडक्टेंस बन जाएगा। यूनिट निकाल लो, क्या बनेगा बोलो, देखें, लेमडा यू बराबर कप्पा का क्या होगा, ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स। नेक्स्ट उसके बाद थाउजेंड का कुछ नहीं, नॉर्मलिटी का क्या होता है, ग्राम इक्विवेलेंट पर लीटर, ठीक है। तो लेमडा यू इक्वल्स हो गया ओम इनवर्स सेंटीमीटर ये, और लीटर ऊपर जाएगा तो क्या हो गया, लीटर क्यूब, और यहां बन जाएगा आपके पास ग्राम इक्विवेलेंट इनवर्स। इससे ये कट, तो बन गया आपका ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर और ग्राम इक्विवेलेंट इनवर्स, ठीक है। ये अपना क्या बन जाएगा, मोलर कंडक्टिविटी और इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी। तो देखो कंडक्टेंस में हमने क्या पढ़ लिया, रेजिस्टेंस, कंडक्टेंस, उसके बाद रो, कप्पा, सेल कांस्टेंट, और अब लेमडा एम और लेमडा यू इक्विवेलेंट कंडक्टेंस। एक बार इस टॉपिक का आप स्क्रीनशॉट ले लो। चलिए उसके आगे चलते हैं, नेक्स्ट देखना आप। उसके बाद कंडक्टेंस के बाद कैलकुलेट कंडक्टिविटी। तो अगला टॉपिक है आपके पास मेजरमेंट ऑफ कंडक्टिविटी, कि आप कंडक्टिविटी का मेजरमेंट कैसे करोगे। तो उसके लिए हमने क्या किया, कैलकुलेट कंडक्टिविटी
ऑफ अननोन सेल, ऑफ अननोन सेल, कोई आपको अननोन सेल गिवन है और उसकी कंडक्टिविटी को आपको क्या करना है, फाइंड करना है। ठीक है, तो कैसे करोगे, तो सपोज करो ये आपका एक अननोन सेल आपको गिवन है यहां पर, ये ठीक है, इसमें 2 इलेक्ट्रोड्स आपके पास डूबे हुए, यहां से यहां तक की लेंथ इनकी क्या है L, और इसके क्रॉस सेक्शन एरियाज क्या आपके पास L, तो ये हो गया A, ठीक है, ये हो गया इसका A, और इसकी आपको कंडक्टिविटी मतलब कप्पा फाइंड करनी है। अब जरा थोड़ा सा दिमाग लगाओ भाई, कप्पा का फॉर्मूला क्या होता है, K इंटू सी ला, K सी ला, तो C तो C है इंटू L बाई A क्या होगा आपके पास, सेल कांस्टेंट। अगर कहीं से आपको X डिटरमाइन हो जाए और कहीं से कंडक्टेंस डिटरमाइन हो जाए तो आप कप्पा की वैल्यू को इजीली फाइंड कर सकते हैं। तो चलो, इस कप्पा को कैलकुलेट करने के लिए आपने एक व्हिटस्टोन ब्रिज ले लिया, ठीक है, व्हिटस्टोन यहां से ब्रिज है और बीच में से इसको गैल्वेनोमीटर से कनेक्ट कर दिया। तो जो व्हिटस्टोन होता है, व्हिटस्टोन ब्रिज, फिजिक्स में इसकी पूरी मैकेनिज्म को आप पढ़ते हो, अपने केमिस्ट्री में केवल यहीं पे इसको काम में लेना है। तो व्हिटस्टोन ब्रिज में क्या होता है बेटा, 4 रेसिस्टेंस यू लगे होते हैं, ये 4 रेसिस्टेंस इसमें ऐसे लगे हैं। एक को नाम दे दो P, ये हो गया Q, ये हो गया R और ये हो गया S, और इसको किससे, ऐसी करंट से हम कनेक्ट कर देते हैं, अल्टरनेटिंग करंट से जुड़ा हुआ होता है। और एट द टाइम ऑफ बैलेंसिंग दिस इक्वल्स टू दिस, मींस इसका फॉर्मूला होता है एट द टाइम ऑफ बैलेंसिंग P अपॉन Q इक्वल्स टू R अपॉन क्या होगा आपके पास S। तो आपने क्या किया, इस अननोन सेल को, अननोन सेल के रेजिस्टेंस को आपको पता करना है, तो उसके लिए आपने क्या किया, ये जो एक R था रेजिस्टेंस, इसको यहां से ब्लॉक कर दिया और उसकी जगह पे आपने क्या जोड़ दिया, R सेल कनेक्ट कर दिया, और सेल में सॉल्यूशन है तो आपने नाम दे दिया R सॉल्यूशन, इसको नाम क्या दे दिया आपने, R सॉल्यूशन। फिर करंट पास किया, तो करंट पास किया तो कुछ देर बाद गैल्वेनोमीटर में जो आपका डिफ्लेक्शन आया वो क्या है, एकदम जीरो, बिकॉज ये क्या हो गया, बैलेंस हो गया। तो आप कहोगे एट द टाइम ऑफ बैलेंसिंग, एट द टाइम ऑफ बैलेंसिंग, बैलेंसिंग के टाइम इसका फॉर्मूला क्या बनने वाला आपका, दिस अपॉन दिस, तो P अपॉन Q इक्वल्स टू R सॉल्यूशन, R सॉल्यूशन अपॉन S, तो R सॉल्यूशन इक्वल्स टू, फाइंड कर लो, R सॉल्यूशन इक्वल्स टू P इंटू S अपॉन Q। अब सभी बच्चों को पता है P का वैल्यू आपको पता है, अरे भाई रेजिस्टेंस खुद ले रहे हो 1 ओम 2 ओम जितना भी है, नेक्स्ट Q का आपको पता है, S का आपको पता है, तो आपने क्या फाइंड कर लिया, R सॉल्यूशन, इसका रेसिप्रोकल कर दो, तो आपने क्या किया 1 अपॉन R सॉल्यूशन, 1 अपॉन R सॉल्यूशन किया तो आपको क्या फाइंड हो गया, कंडक्टेंस फाइंड हो गया, ये फाइंड हो गया आपका कंडक्टेंस, इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ठीक है, C फाइंड हो गया। अब फ्रॉम कंडक्टोमेट्रिक सेल या फ्रॉम अननोन सेल, अननोन सेल से आपने क्या किया, जो इसका लेंथ और जो इसका एरिया था उससे आपने क्या फाइंड कर लिया, सेल कांस्टेंट फाइंड कर लिया। तो इक्वेशन फर्स्ट से आपने C फाइंड किया, इक्वेशन 2 से आपने क्या फाइंड किया, X फाइंड किया, दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, C into X जैसे आपने किया उससे आपकी क्या निकल आई, कप्पा निकल आई। इस तरह से हम कप्पा का मेजरमेंट कर सकते हैं, ठीक है, ये आपका कप्पा का मेजरमेंट होगा। यहाँ पर एक बात को आपको बिल्कुल ध्यान से देखना है कि यहाँ आपने अल्टरनेटिंग करंट जोड़ा या आपने डायरेक्ट करंट को नहीं जोड़ा, डीसी को नहीं जोड़ा, तो होगा क्या, डीसी करंट होता है जो क्या होता है, टाइम के साथ फ्लो चेंज नहीं होता, बट अल्टरनेटिंग करंट में क्या होगा आपके पास, टाइम के साथ उसका फ्लक्चुएशन क्या होगा, एम्पलीट्यूड क्या होगा, चेंज होगा, एक बार मैक्सिमम मिनिमम ऐसे चलता है, समय के साथ क्या होता है उसका एम्पलीट्यूड चेंज होता है। तो यहाँ क्या होगा, जैसे अल्टरनेटिंग करंट आएगा तो यहां से आता सॉल्यूशन में आएगा, सॉल्यूशन में कौन है, इलेक्ट्रोलाइटिक आयंस है, A+ सपोज करो B-, ठीक है, इनमें करंट का फ्लो होगा, को करंट का फ्लो होने से ये क्या होंगे, डिसोशिएट होंगे, और यही तो कौन प्रोवाइड करेंगे, यही कप्पा को प्रोवाइड कराएंगे। तो एक बार जब अल्टरनेटिंग करंट है तो एक बार मैक्सिमम एम्पलीट्यूड मिनिमम एम्पलीट्यूड, मैक्सिमम मिनिमम, तो क्या होगा, इलेक्ट्रोलाइट के आयनों का क्या होगा आपके पास, रिवर्सिबल प्रोसेस चलेगा, एक बार वो ज्वाइंट होंगे,
डिसोशिएट होंगे, जॉइंट होंगे, डिसोशिएट होंगे, तो उससे कप्पा की जो वैल्यू आने वाली है आपके पास वो कैसी वैल्यू आएगी, एक एवरेज वैल्यू आएगी। कप्पा की जो वैल्यू आएगी वो कैसी आएगी, एवरेज वैल्यू आपको ऑब्टेन होने वाली है। बट अगर डायरेक्ट करंट चलता रहा सीधा सीधा तो कंटिन्यूअस कप्पा का क्या होता है आपके पास, यहाँ इलेक्ट्रोलाइट कंटिन्यूअस डिसोशिएट होता, और डिसोशिएट होने से वो पूरी तरह से डिसोशिएट हो जाता, तो फाइनली इनिशियल में तो क्या होगा, आपके मैक्सिमम कप्पा प्राप्त होगा, पर फाइनली आपको कप्पा का लेस वैल्यू प्राप्त होगा, तो मींस एक फ्लक्चुएशन कप्पा आपको क्या होगी, ऑब्टेन होगी। तो डीसी करंट से आपको फ्लक्चुएशन कप्पा मिलती है, जबकि एसी करंट से आपको एवरेज कप्पा मिलती है, और एवरेज वैल्यू इज बेटर देन फ्लक्चुएट वैल्यू। सो यहां पर हम क्या यूज करते हैं, एसी करंट को यूज करते हैं। ये आपका मेजरमेंट ऑफ कंडक्टिविटी। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं साइड में हो जा रहा हूं एक बार। देखिए आप लोग, इफेक्ट ऑफ डाइल्यूशन ऑन कंडक्टेंस मतलब सी, कंडक्टिविटी मतलब कप्पा, एंड मोलर कंडक्टिविटी मींस लैम्डा एम। ठीक है, कंडक्टेंस, कंडक्टिविटी और मोलर कंडक्टिविटी पर किसका, डाइल्यूशन का क्या इफेक्ट होता है, इस बात को हमें एक्सप्लेन करना है। तो आइए बेटा इसको अपन आगे ले चलते हैं। तो सबसे पहले बात करूंगा मैं किसकी, मोलर कंडक्टिविटी की बात कर लेता हूं, उसका फॉर्मूला आपको आता है कैसे, लैम्डा एम इक्वल्स टू होता है आपके पास k इंटू वी। ठीक है, या आप कहोगे सर इसका फॉर्मूला होता है 1000 अपॉन m, लेकिन 1000 अपॉन m या c को हम क्या बोलते हैं, v। तो लैम्डा m इक्वल्स टू हो गया k इंटू वी। आपको रिलेशन चाहिए डाइल्यूशन मतलब v और लैम्डा m मतलब ये, तो ये प्रोपोर्शनल में चला गया, तो लैम्डा m प्रोपोर्शनल टू क्या हो गया आपके पास, v हो गया। दैट मींस क्या होगा आपके पास, डाइल्यूशन बढ़ाने पर मोलर कंडक्टिविटी इंक्रीज हो जाती है। फर्स्ट केस क्लियर, मोलर कंडक्टिविटी का डाइल्यूशन से रिलेशन क्या, ड्यू टू इंक्रीजिंग ऑफ डाइल्यूशन वैल्यू ऑफ लैम्डा एम इज इंक्रीज। फर्स्ट ये हो गया आपका केस फर्स्ट। नेक्स्ट अगली बात करते हैं बेटा कंडक्टिविटी पर, मतलब कप्पा। तो कप्पा का डाइल्यूशन पर क्या इफेक्ट होगा, ठीक है। तो देखिए कप्पा का क्या इफेक्ट हो सकता है, तो वापस फॉर्मूले से चलो, तो यहां पर लैम्डा m बराबर हो गया kv। अब आपको चाहिए कंडक्टिविटी मतलब कप्पा, और डाइल्यूशन मतलब v, इन दोनों में रिलेशन, तो इसको कांस्टेंट मान लो, तो ये इधर आ गया, तो क्या होगा, कप्पा इज डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू 1/v, मींस डाइल्यूशन बढ़ने से कप्पा की वैल्यू डिक्रीज होती है। मींस आपका रिलेशन तो सही है, पर ये तरीका गलत है, एक्सप्लेनेशन गलत है, इसको आप ऐसे नहीं कहोगे। बिल्कुल आंसर सही है, डाइल्यूशन बढ़ने पर कप्पा डिक्रीज होती है, बट कैसे, इसको ऐसे डिफाइन करना। सपोज ये मेरे पास एक सॉल्यूशन है, ये आपका क्या हो गया, एक सॉल्यूशन हो गया। इस सॉल्यूशन में मेरे पास इलेक्ट्रोलाइटिक आयंस है, और आयंस मैंने देखा यूनिटी वॉल्यूम में, सपोज करो ये यूनिटी वॉल्यूम हो गया, यूनिटी वॉल्यूम में आपके पास नंबर ऑफ आयंस है 4। मैंने इसको डाइल्यूट किया, तो जस्ट डाइल्यूट किया तो ये जस्ट डबल हो गया, ठीक है, जस्ट डबल किया, इसको डाइल्यूट कर दिया मतलब इसको बढ़ा दिया आपने से, ये डाइल्यूशन इंक्रीज कर दिया हमने, ये इंक्रीज कर दिया डाइल्यूशन को। जैसे ही डाइल्यूशन को इंक्रीज किया और अब आपने यूनिटी वॉल्यूम में देखा, तो आयंस तो उतना ही है पर काफी दूर दूर हो गए, और दूर दूर होने से यूनिटी वॉल्यूम में नंबर ऑफ आयंस क्या हो गए, 2। तो यूनिटी वॉल्यूम में क्या हो गया आपके पास, नंबर ऑफ आयंस क्या हो गए, डिक्रीज हो गए। और सब बच्चों को पता है कंडक्टिविटी प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ आयंस, जब आयंस ही कम हो गए तो कंडक्टिविटी ऑटोमेटिकली क्या होगी आपकी, कम हो गई, ठीक है। तो आंसर दोगे ड्यू टू इंक्रीजिंग ऑफ वॉल्यूम इन ए यूनिटी वॉल्यूम नंबर ऑफ आयंस आर डिक्रीज, ड्यू टू दिस कंडक्टिविटी also increase or also decrease, ठीक है, नंबर ऑफ आयंस डिक्रीज, सो कंडक्टिविटी also decrease, सीधा सीधा बोलते हैं। तो ये इसका रिलेशन हो गया। अब आप बताओ कंडक्टेंस का क्या फर्क पड़ेगा, तो आप कहोगे डाइल्यूशन से कंडक्टेंस, तो आप ये सोचो हम कंडक्टेंस देख ही नहीं रहे, हम तो रेजिस्टेंस देख रहे हैं, रेजिस्टेंस। आप सोचो जब क्या हो गया आपके पास आयंस दूर दूर हो गए, तो आयंस दूर दूर हो गए तो उसमें जो कोलिजन्स होने वाली है, टक्कर होने वाली है, वो कोलिजन्स क्या होगी, कम होगी, एक दूसरे को टच कम करेंगे, तो रेजिस्टेंस अपने आप ही क्या हो गया, कम हो गया। और रेजिस्टेंस क्या होगा आपके पास, प्रोपोर्शनल टू 1/, ये, या रेजिस्टेंस इक्वल्स टू क्या होता है, 1/c होता है, या कंडक्टेंस इक्वल्स टू होता है रेजिस्टेंस का रेसिप्रोकल। तो जब आप कहोगे रेजिस्टेंस कम हो गया तो कंडक्टेंस ऑटोमेटिकली क्या हो गया, ज्यादा हो गया,
ठीक है, ध्यान से देख लीजिए सब बातों को। डाइल्यूशन बढ़ाने से कंडक्टेंस क्या होगा, कंडक्टेंस आपके पास क्या होगा, इंक्रीज हो जाएगा, बिकॉज डाइल्यूशन से आयंस दूर दूर हो गए, आयनों के दूर दूर होने से उनमें कोलिजन्स नहीं हुई तो फ्री मोमेंटम हो सकता है, तो कंडक्टेंस बढ़ गया। दूसरा, कंडक्टिविटी भी बढ़ गई, बिकॉज लैम्डा एम प्रोपोर्शनल टू होता है v इससे, फॉर्मूले से। बट कंडक्टिविटी को आप फॉर्मूले से नहीं कर सकते, सीधा कहोगे कि डाइल्यूशन बढ़ाने से नंबर ऑफ यूनिटी वॉल्यूम में नंबर ऑफ आयंस डिक्रीज हो जाते हैं, और आयनों के डिक्रीज होने से कंडक्टिविटी भी क्या होगी, डिक्रीज होगी। स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप, साइड में होंगे। नेक्स्ट अगला टॉपिक आता है बेटा आपके पास, रिलेशन ऑफ लैम्डा एम एंड कंडक्टिविटी, कप्पा। लैम्डा एम और कप्पा में क्या रिलेशन है, ठीक है, क्या ये कभी बराबर हो सकते हैं, इक्वल हो सकते हैं? तो फॉर्मूला चेक करो, लैम्डा एम बराबर हो गया कप्पा इंटू 1000 अपॉन एम। सपोज करो मैंने ये आपका मोल है तो इसको 1 मोल ले लिया, ये आपका वॉल्यूम होता है, वॉल्यूम मैंने ले लिया 1 ml, तो क्या हो गया, लैम्डा एम इक्वल्स टू हो गया आपके पास कप्पा, और इसी समय इसको क्या कहते हैं हम, कंडक्टेंस भी कहते हैं। तो आप क्या कहोगे, व्हेन 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट dissolve in 1 ml solvent, 1 ml electrolyte dissolve in 1 ml solution, then lambda m equals to kappa, तो मोलर कंडक्टिविटी क्या बन गई, कंडक्टिविटी बन गई, और उसे ही हम कंडक्टेंस कहते हैं। पर ये क्या प्रैक्टिकली पॉसिबल है क्या, का आप 1 मोल को 1 ml में डिसॉल्व करोगे? जी नहीं, ये प्रैक्टिकली आपका पॉसिबल नहीं है। उसके लिए कम से कम आपको 100 ml चाहिए, तो फॉर्मूला बन जाएगा लैम्डा m बराबर कप्पा इनटू 100 अपॉन मोलर, 100 अपॉन मोलर, और फिर 1000 मिला दिया तो 1000 अपॉन मोलर। तो ये तो पॉसिबल है, बट कंडीशन तो बन सकती है, बट ये पॉसिबल नहीं है। तो रिलेशन ऑफ लैम्डा m एंड k ऑलवेज यही रहने वाला है कि यहाँ पर कप्पा और लैम्डा m एक दूसरे के क्या होंगे, एक को बढ़ाओगे दूसरा इंक्रीज होगा, बट कभी भी इक्वल नहीं हो सकते। इक्वल लेने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको, इसको 1 मोल को 1 ml में डिसॉल्व करना पड़ेगा, बट ऐसा पॉसिबल नहीं है। नेक्स्ट अगला टॉपिक हम स्टार्ट करते हैं, इसमें कंडक्टिविटीज ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स, ठीक है। तो उस कंडक्टिविटी के हिसाब से इलेक्ट्रोलाइट की टाइप क्या है, तो उसको हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। यहां तक एक बार आप देख लीजिए और इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। थैंक यू।